हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं द फियरलेस मार्शल स्पिरिट का 6th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस पिछले पार्ट के आगे हम सभी लोगों ने देखा था कि फैंग भैया ने सभी के उम्मीद के उल्टा जाकर रैन मैडम को फंसाने के बजाय उसे निर्दोष करार दे दिया था, जिसे देखकर रैन मैडम खुश हो जाती है और वो मनी में सोचने लगती है। अब वैसे तो मैंने शेर समझा था, लेकिन ये तो चूहा निकला। पब्लिक का भी यही मानना था, लेकिन जो लोग समझदार थे जैसे लीडर साहब और हैंगकॉन्ग, वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार फैंग भैया ने ऐसा किया तो किया क्यों, और वो लोग ये भी देखना चाहते थे कि फैंग भैया आगे क्या करते हैं। तभी फैंग भैया कहते हैं, मैडम रैंग, आपके लोगों ने सबके रूल्स के खिलाफ जाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की, इसलिए मजबूरन मुझे मारना ही पड़ा। शायद आप इससे बुरा नहीं मानेंगे। एंड मैडम भी तुरंत कहती है, ना मुझे तो इसके लिए तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए। तभी फैंग भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं एल्डर रैन, आप मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। हर सेक्ट में कहीं ना कहीं ऐसे कचरे तो मिल ही जाते हैं, हमारे सेक्ट में भी मौजूद होंगे, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, अब जब चाहे ना मेरे पास भेज सकते हैं। नहीं एल्डर रैन, आपका ऐसे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। किसी न किसी सेक्ट में ऐसे कचरे तो रह ही जाते हैं, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे मौजूद होंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप जब चाहे ना मेरे पास भेज सकते हैं। मुझे खुशी होगी इनमें से हर एक को टपकाने में। ये बात फैंग भाई ने बड़ी जोर देकर कही थी, और इसी बात से सभी को समझ में आ गया था कि फैंग भाई कोई चूहे हुए नहीं, बल्कि वो तो सेक्ट की इज्जत बचाते हुए रैन मैडम को खुल्लम खुल्ला इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहे थे कि आइए मोहतरमा आइए, अब जितना चाहे अपने भेड़ियों को भेज सकते हैं, लेकिन ये शेर का एक बाल भी उखाड़ नहीं सकते। और जैसे ही रैन मैडम को इस बात का एहसास होता है, वो गुस्से से फुफकारने लगती है, छोरे तू बैम्बू लैट में जरूर मरेगा। लेकिन अपने भैया टूटा मस्त खड़े थे, क्योंकि उन्हें उनके बात से झाड़ भी फड़क नहीं पड़ रहा था। अब बारी थी एल्डर सन की, इसलिए अपने फैंग भाई बड़ी गर्म जोशी थे, उनका नाम पुकारते, एल्डर सन। ये सुनकर एल्डर सन को तो साफ सूंघ जाता है। वो हकलाते हुए पूछते कि क्या हुआ। फैंग भैया कहते हैं, एल्डरसन आपने कहा था कि अगर मैं सही वक्त पर आया तो आप इस माउंटेन पीक से कूद जाएंगे, आपको याद है? ये सुनकर एल्डरसन तुरंत उस बात को नकार देते। अपने भैया भी समझ जाते कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाली, उन्हें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, इसलिए वो तुरंत लीडर साहब से कहते हैं, हुजूर आपको तो पता है कि मैं कितनी मुश्किलों के बाद यहाँ पर आया हूँ। मुझे लगा कुछ एल्डर मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे वाहवाही देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हुजूर, बल्कि इसके बजाय एक एल्डर ने मेरे खिलाफ बेट लगाया था हुजूर। ये सुनकर तो एल्डरसन सत्ते में आ जाते हैं। तभी हैंगकॉन्ग भी अपने भैया के ताल में ताल मिलाते हुए कहते हैं, जी हाँ हुजूर, मेरा बच्चा फैंग बिल्कुल सही कह रहा है। एल्डरसन बिल्कुल भी सेक्ट के लॉयल नहीं है, वो कई बार अपनी बातों से मुकर जाते हैं, जो हमारे सेक्ट की इज्जत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमें एल्डरसन को उनकी पोजीशन से निकाल देना चाहिए। एल्डर गोई हुई इसमें हामी देते हैं, और देख के चाचा भतीजे की मिली भगत एल्डरसन समझ गए थे कि अब आ गई है उनकी शामत। तो तुम लीडर साहब से कहते हैं, हुजूर मैं तो बस सबके मूड को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। इसे सुनकर अपने फैंग भैया अपने एक्टिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हुए कहते हैं, क्या एल्डरसन, इसका मतलब आप चाहते थे कि मैं ब्लेसिंग बैम्बू फॉरेस्ट से जाने से डिस्क्वालीफाई हो जाऊं, यही चाहते थे ना आप? बस इसे सुनकर एल्डरसन समझ जाते कि इस बार वो बुरे फंसे हैं, इसलिए वो तुरंत फैंग से पूछते, फैंग तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तभी फैंग भाई भी अपनी ऑस्कर वाली एक्टिंग जारी रखते हुए कहते हैं, मुझे बस एक नरिशिंग पिल चाहिए। एल्डरसन भी बिना सा दबक दबाए तुरंत अपनी जेब खाली कर देते हैं और उन्हें एक नरिशिंग पिल दे देते हैं। और ये कोई ऐसी वैसी पिल नहीं थी, ये एक ब्रेक थ्रू पिल थी, जिसे पाकर फैंग खुश हो जाते हैं। दूसरा बाहर से तो एल्डरसन अपने आप को दिखा रहे थे कि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में तो इस बार वो सच में कंगाल हो गए थे। और दूसरा अपने भैया तो खुशी खुशी अपनी जगह पर चले जाते हैं। तभी उनके पास में खड़े हुए मोलिंग नाम का एक बंदा बोलता है, अच्छा एक पिल के लिए तुमने इतना सारा हंगामा किया, तुम सच में एक लूजर हो। तभी फैंग भाई भी भाई साहब से उनकी तारीफ पूछते हैं, लेकिन भाई साहब तो घमंड के मारे अपने नाम के अलावा कुछ बताते ही नहीं। लीडर मैडम ने सब कुछ बताते हैं। ये भाई साहब व्हाइट रॉक सिटी से आए हैं और ये एक 9th लेवल के कल्टीवेटर है, और इन्हें लाने वाले कोई और नहीं, ये थे एल्डर रैन। ये सुनकर फैंग भाई सिर हिलाते हुए कहते हैं, वो अच्छा तो ये पीछे के दरवाजे से आया है। जिसे सुनकर मोलिंग फिर से कहता है, मैं इनर सेक्टर डिसाइबल हूँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने सेक्टर का नाम ऊंचा कर सकूँ। फिर से अपने भैया कहते हैं, लेकिन फिर भी तुम पीछे के दरवाजे से आए हो। तभी फिर से मोलिंग कहता है कि मैं एक 9th लेवल का कल्टीवेटर हूँ। फिर से अपने भैया कहते हैं, पर फिर भी तुम पीछे के दरवाजे से आए हो। ये सुनकर मोलिंग इस पर बड़ी गुस्से से कहता है,
मैं इनर सेक्ट का मेंबर हूँ। लेकिन इस बार भी फैंग भैया बड़े बेपरवाही से कहते हैं, लेकिन फिर भी तुम आए तो पीछे के दरवाजे से। और ये सुनकर अब तो मोलिंग को गुस्से के मारे खून की उल्टी होने वाली थी। और देखकर फैंग भैया की बातों से घायल करने की कला यूनर मैडम कैसे इम्प्रेस ना होती भला। तभी लीडर साहब सभी को साइलेंट करवा देते हैं और खुद थोड़े वायलेंट हो जाते हैं। सभी सुनिए, कुछ समय पहले हम लोगों ने फोंडा पीक पर एक माइनर रियलम को ढूंढा है। हम तीनों सेक्ट ने मिलकर इधर ढूंढा था, इसलिए हम तीनों सेक्ट ने डिसाइड किया कि इस बार इनर सेक्ट के स्टूडेंट चुनने के लिए हम लोग इस माइनर रियलम का इस्तेमाल करेंगे और सभी सेक्ट अपने से टेस्ट काबिल स्टूडेंट को भेजेंगे जो इस पूरे जगह को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ के ट्रेजर्स की मदद से अपनी कल्टीवेशन को आगे ले जाएंगे। ट्रेजर्स का नाम सुनते ही फैंग भी समझ जाते कि क्यों एल्डर रैन चैंगलिंग के मरने से इतना ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि वो चैंगलिंग की मदद से इस जगह से कोई महत्वपूर्ण खजाना ढूंढना चाहते थे। लेकिन चैंगलिंग के मरने से उनका प्लान तो धरा का धरा रह गया था, इसलिए उनकी जगह उन्होंने मोलिंग को रखा है। और लीडर साहब आगे बताते हैं, देखिए ये आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग इस रियलम से जिंदा वापस लौट पाए तो आप ऐसे ताकतों के मालिक बन जाएंगे जिसे हासिल करने में सभी को सालों लग जाते हैं। और एक और बात, इस माइनर रियलम में जिस भी खजाने को आप हासिल करेंगे वो पूरी तरह से आपके नाम होगा, उसे आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। और लीडर साहब की ये बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से उनके नाम के नारे लगाने लगते हैं। अपने फैंग भाई बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। वो देख रहे थे कि कैसे लीडर साहब ने बस अपने कुछ ही शब्द से सभी को सेक्ट के प्रति वफादार बना दिया है। अब वो समझ गए कि कैसे क्वींसन सेक्ट बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर था। ये कुछ और नहीं बल्कि लीडर साहब की लीडरशिप थी, जिस वजह से क्वींसन सेक्ट इतने सालों से सब सेक्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर देखते ही देखते सभी लोग वोंडा पीक पहुंच जाते हैं। वैसे तो वोंडा पीक क्वींसन सेक्ट बहुत ज्यादा दूर था, लेकिन लीडर साहब की फ्लाइंग शीट भी काफी ज्यादा कमाल की थी, इसलिए तो कुछ ही समय के अंदर वो लोग वोंडा पीक पहुंच गए थे। वोंडा पीक पहुंचकर जो लोग ट्रेजर्स के लिए उत्सुक थे वो तो तुरंत इधर उधर नजर मारने लगते कि कहाँ है माइनर रियलम, लेकिन किसी को कुछ मिलता ही नहीं। तो अभी वहाँ पर आ जाते हैं ग्रीन सेक्ट और वज्रा सेक्ट के एल्डर्स और उनके सभी डिसाइपल्स। आते ही वज्र सेक्ट के एल्डर वोंग और लीडर जाओ एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, लेकिन वहाँ दूसरा एल्डर ली तो सिर्फ गुस्से से अपने फैंग भाई को घूरे जा रहे थे। तभी वो उनसे पूछते हैं, अच्छा तो तुम हो चैंग फैंग? इतना कहती अचानक से वो अपने फैंग भाई पर हमला कर देते हैं। इस बात से फैंग भाई के होश उड़ गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस एल्डर को आखिर उनसे क्या दुश्मनी है भाई। लेकिन इससे पहले उनका हमला अपने फैंग भाई तक पहुंचता, अचानक से कोई उनके हमले को तुरंत रोक देता है और ये रोकने वाले कोई और नहीं, ये थे लीडर साहब। एल्डर ली के हमले को रोकने के बाद लीडर साहब तुरंत गुस्से से पूछते हैं, एल्डर ली क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने अचानक से क्यों मेरे स्टूडेंट पर हमला कर दिया? लेकिन लीडर साहब की ताकत देखकर तो एल्डर ली के होश उड़े हुए थे, क्योंकि लीडर साहब ने सिर्फ उनके हमले को रोका था, उन पर उल्टा कोई हमला नहीं किया था। लेकिन इसी से ही एल्डर ली के हाथ दर्द से कांप रहे थे। लेकिन इससे पहले वो लीडर साहब को कोई जवाब देते, उनके पीछे से लीगुआ उन्हें बताता है, एल्डर आपको इस बात गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें इस बात बड़ी पिक्चर पर फोकस करना चाहिए। और रही बात आपके बेटे की बदले की, उससे तो हम बैम्बू फोर्स में पूरा कर ही लेंगे और चैंग फेंग को यहाँ पर जिंदा नहीं आने देंगे। डली भी इस बात को मान जाता है कि वो सब बता था कि लीडर साहब का एक ही झापर काफी है उनके पुर्जे मुर्जे ढीले करने के लिए, इसलिए वो तुरंत क्रिकेट की तरह अपना रंग बदलते हुए कहते हैं, लीडर साहब मैंने सुना था कि चैंग फेंग आपके सेक्टर का बहुत बड़ा जीनियस है, इसलिए मैं बस उसका टेस्ट कर रहा था। ये सुनकर लीडर साहब उन्हें घूरते हुए कहते हैं, ये कोई सही जगह नहीं है स्किल टेस्ट करने की, अगर मैं ये आपके डिसाइपल्स के साथ करूँ तो। इतना कहते ही वो अपना ऑरा रिलीज कर देते हैं और उनका पावरफुल ऑरा देखकर तो सभी स्टूडेंट के साथ ही साथ एल्डर ली के भी हवा टाइट हो जाती है। तभी फैंग भैया लीडर साहब से कहते हैं, लीडर साहब आपको मेरे लिए इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इस मामले से मैं खुद ही निपटूंगा, बेकार में ही आपको सेक्ट के बीच में दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर लीडर साहब बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि अपने लाइफ के खतरे में होने के बावजूद फैंग भैया सेक्ट की इज्जत के बारे में सोच रहे थे। तभी फैंग भैया एल्डर ली के पास चले जाते हैं और पूछते हैं, क्या आपके बेटे का नाम ली तेंग यू है? अगर वो है तो सच में मैंने ही आपके बेटे को मारा है, क्योंकि पहले उसने एक छोटी सी बात में मेरी जान लेने की कोशिश की। ये सुनकर एल्डर ली तो गुस्से बौखला जाते हैं, लेकिन लीडर साहब के कारण वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वो अपने छोरों को बोल देते हैं, छोरो इस छोरे के फोटो को अपने सीने से चिपका लो, क्योंकि इस छोरे को देखते ही तुम्हें सीधा टपका देना है। वो लोग भी वही करते हैं और वो लोग भी अपने भैया के राजकुमार जैसे फोटो को अपने सीने से चिपका लेते हैं, ताकि वो जैसे ही अपने भैया से मिले वो ऊपर जाने का टिकट कट सके। और इसे देखकर फैंग भैया के सबके खुद के लोग बोलते, वो भाई क्या अपने सेक्ट के लोगों को दुश्मन बनाना काफी नहीं था कि ये दूसरे सेक्ट के लोगों को भी अपना दुश्मन बना रहा है? लिंग भी कहता है, भाई तूने वज्रा सेक्ट को क्यों बाकी रखा, उसे भी अपना दुश्मन बना लेता है। और मोलिंग के ऐसा कहते ही फैंग भैया के पास आते हैं शैंग बैंग,
जो कोई और नहीं था ज़ुकुई का बड़ा भाई, जिसे वैंग भाई ने पिछली बार टपका दिया था। अभी शैनबैन कहता है, अच्छा तो तुम हो चैंग फैंग, मैं तो लगभग भूल ही गया था कि तुमने मेरे भाई को मार डाला है। और ये देख कर मोली को झटका सा लग जाता है। तभी फैंग भाई भी शैन करता है, अगर तुम्हारा भाई का नाम ज़ुकुई है तो हाँ, उसे मैं नहीं मारा है, क्योंकि ना सिर्फ उसने मुझे मारने की कोशिश की बल्कि उसने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने के साथ साथ उसमें गलत नजर भी डाला था। और फैंग भैया को इस बात को सीधा सीधा मानते देख पब्लिक तो हवा टाइट हो जाती है। अब तो वो फैंग भैया को कोई एटम बम समझ रहे थे कि कब फट जाए किसी को नहीं पता, इसलिए अब तो वो सभी उससे कोसों दूर ही रहना चाहते थे। शैन तो अपने भैया की हिम्मत देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, क्योंकि पहले तो वो ब्लेसिंग बैम्बू फॉरेस्ट आने से बिल्कुल ना नुकुर कर रहे थे। वो तो अगर एल्डर वोंग ना बोलते तो वो तो यहाँ पर आना तो दूर, वो तो यहाँ पर नजर भी ना मारते। इन फैंग भैया से मिलने के बाद वो तो इंतजार नहीं कर पा रहे थे बैम्बू फॉरेस्ट जाने का और फैंग भैया से टक्कर की लड़ाई करने की। तभी ली गुआंग खुश होते हुए कहते हैं, सर हमें तो अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं, शैन है इसलिए बंदे को मार देगा। तभी एल्डर गुस्से से उसे घूरते हुए कहते हैं, अगर उसकी मौत तुम्हारे अलावा किसी और की हाथ हुई तो मैं तुम्हें खुद ही काट कर रख दूंगा। ये लो, ये ब्लड बर्निंग पिल, ये तुम्हारी खून को लेगा और बदले में कुछ समय के लिए तुम्हारी ताकत को बढ़ा देगा। फैंग से मिलते ही तुम तुरंत इसे खा लेना। बाद में फैंग भैया को इतने सारे दुश्मनों से घिरा हुआ देखकर यूनर मैडम तो तुरंत उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कहते हैं, अबे फैंग चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। तो फैंग भैया मुस्कुराते हुए पूछते हैं, जैसे तुम मुझे बचपन में करती थी? ये सुनकर यूनर मैडम कहती है, हाँ जैसे मैं तुम्हें बचपन में करती थी, क्योंकि अभी भी मैं तुमसे बड़ी हूँ। ये सुनकर फैंग भैया मुस्कुराते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें यूनर मैडम की यही बात तो पसंद थी, क्योंकि वो हमेशा उनकी परवाह करती थी, चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो। यहाँ तक कि अगर अपने जान पे भी बनाई हो तब भी यूनर मैडम पहले फैंग भैया की चिंता करेंगी। दूसरा फैंग भैया के इतने हिम्मत और जिगर को देखकर लीडर की भी छत्ती चौड़ी हो जाती है। वो समझ रहे थे फैंग भैया को अपने आन बान शान जो बढ़ाएगा उनके सेक्ट का ईमान। और वक्त हो जाता है सभी को माइनर रिला में भेजने का, इसलिए तीनों एल्डर मिलकर एक पोर्टल ओपन करते हैं, जिससे तुरंत ही एक दरवाजा खुल जाता है। और उस दरवाजे के थोड़ा सा खुलते उससे बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही थी। इसे महसूस करके सभी एक एक करके तुरंत ही वहाँ पर जाने लगते हैं। जाने से पहले मोलिंग अपने भैया से कह जाता है, भाई मुझे तो नहीं लगता तू इसके बाद जिंदा रहेगा, इसलिए आखिरी बार तो चल विदा कह के जाता हूँ। लेकिन फैंग भैया को तो उसकी बातों से झाड़ भर भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि फैंग भैया के लिए वो नोबडी था। और तभी वहाँ पर आते हैं शैन की बातों पर वो पूरा ध्यान देते हैं, क्योंकि शैन से लड़ने के लिए वो पूरी तरह एक्साइटेड थे, क्योंकि शैन से लड़ते लड़ते वो अपनी लिमिट को टेस्ट कर सकते थे। तभी शैन बोलता है, फैंग जितने जल्दी हो सके इन चूहों को टक्का कर तैयार हो जाना, उसके बाद हम दोनों के बीच बहुत बड़ा टक्कर होगा। फैंग भी सहमी देते हैं और वो भी चला जाता है। अब आखिर में बचे थे अपने फैंग भैया और यूनर मैडम। जानने से पहले यूनर मैडम अपने भैया से पूछते, फैंग क्या तुम्हें डर लग रहा है? अबे फैंग भैया अपने हीरोइक अंदाज में कहते हैं, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी भी बात का डर नहीं। ये सुनकर यूनर मैडम खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं उस माइनर रियलम में। इसके बाद उस माइनर रियलम का दरवाजा बंद हो जाता है। जब फैंग भैया और यूनर मैडम दोनों उस माइनर रियलम के अंदर पहुंचते हैं, तब दोनों ही उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। वो समझ पा रहे थे कि अगर वो लोग यहाँ पर कल्टीवेट करें तो वो 3 गुना तेज से कल्टीवेट कर सकते हैं। इसी बात से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले पल दोनों कुछ एहसास होता है। दोनों को ये एहसास होता है कि दोनों तो एक दूसरे के पास है ही नहीं। मतलब टेलीपोर्टेशन के बाद दोनों अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे और इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। यूनर मैडम तो इस बात से घबरा रही थी कि फैंग भैया पर उनके सभी दुश्मन का हमला ना कर दे। फैंग भैया भी सोच रहे थे कि उनके खाते सभी यूनर मैडम को टारगेट ना बना ले, इसलिए वो तुरंत यूनर मैडम को ढूंढने लगती है और यूनर मैडम भी वही करते हैं। इसलिए दोनों तरफ से निकल पड़ते हैं एक दूसरे को ढूंढने के लिए। गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या दोनों एक दूसरे को सही वक्त पर ढूंढ पाएंगे या फिर इससे पहले उनके दुश्मन ही उन्हें ढूंढ लेंगे? और क्या होगा जब आमना सामना होगा शैन और फैंग भैया का? क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए आप मेरे इंटरेस्टिंग कहानी को, द फियरलेस मार्शल स्पिरिट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये काम करना गाइस बहुत ज्यादा आसान है, तो प्लीज गाइस इतना तो कर दीजिएगा और देखते रहिए आप मेरी मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी को, द फियरलेस मार्शल स्पिरिट। तो गाइस आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।